हेलो दोस्तों, आर के लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपको पता है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। तो जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर RK सिंगला है। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूअर हो जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो उसे किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आज मैं आपके चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध की लास्ट एक्सरसाइज 9.3 के साथ हाजिर हूँ। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको पहले जाकर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए। तो और हाँ, इस 9th चैप्टर के नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 9.3 में हम स्थायी और कार्यशील पूंजी के बारे में जानने वाले हैं। इनकी अवधारणाओं और इनके निर्धारक घटकों के बारे में जानेंगे कि इनको निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्थायी पूंजी को जानते हैं और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। अब इसका मतलब ये है कि स्थायी पूंजी वह इन्वेस्टमेंट है जो कि दीर्घकालीन संपत्तियों में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्थायी संपत्ति कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों से है। स्थायी संपत्ति का मतलब दीर्घकालीन संपत्ति से, दीर्घकालीन संपत्ति का मतलब जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी आदि, लैंड वैंड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए चलता है या प्रयोग किया जाता है वो स्थायी संपत्ति होता है। ठीक है, और उसे दीर्घकालीन संपत्ति भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति प्रायः 2 प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। ठीक है, तो जो स्थायी पूंजी है उसका पहला घटक कौन सा है? उसका पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति, कि आप कौन सी प्रकृति का व्यवसाय कर रहे हैं। कि जैसे यहाँ पर 2 दे रखा है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। तो जो निर्माणी व्यवसाय है वो थोड़ी बड़ी है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का निर्माण करना इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, और व्यापारिक व्यवसाय की प्रक्रिया छोटी होती है, क्योंकि इसमें बने बनाए वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है, खरीदा बेचा जाता है। तो निर्माणी व्यवसाय में क्या होता है? निर्माणी व्यवसाय में शुरू से किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन करना, उसके लिए पहले कच्चे माल खरीदना, लैंड, मशीनरी, ठीक है, उनके उपकरणों को इकट्ठा करना, फिर वर्कर्स लगाना, फिर वस्तु का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये लंबी प्रक्रिया है। तो अगर आप निर्माणी व्यवसाय का यहाँ पर चुनाव करते हैं, इस प्रकृति का व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, मतलब ज़्यादा स्थायी पूंजी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। और व्यापारिक व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको कम स्थायी पूंजी में भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बनाए वस्तुओं की खरीद और बिक्री करनी होती है। ठीक है, तो मतलब निर्माणी व्यवसाय में ज़्यादा लगेगा और व्यापारिक व्यवसाय में कम लगेगा। ठीक है, अगला है आपका क्रियाओं का पैमाना। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, और इसके विपरीत। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी व्यवसाय का स्तर देखा जाता है कि आप कौन से स्तर पर व्यवसाय को कर रहे हैं। मतलब यदि आपके व्यवसाय का ज़्यादा फैलाव है तो उसमें ज़्यादा स्थायी पूंजी लगेगी, या आपका व्यवसाय छोटा है तो उसमें कम पूंजी लगेगी। ठीक है, मतलब जितना बड़ा आपका व्यवसाय उतना ही अधिक स्थायी पूंजी लगेगी। अगर आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम पूंजी लगेगी। तो अगला है आपका पद्धति का चयन। जो निर्माणी संस्थाएं आधुनिक व स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन करती हैं तो इसमें अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन मानवीय श्रम में कम स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पादन करने में। ठीक है, तो कुछ कंपनियां वो होती हैं जो कि आधुनिक और स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आधुनिक होती हैं और स्वचालित मशीनें होती हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं और बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और इनमें बार बार बदलाव करता रहना पड़ता है, तो इसलिए ये अधिक महंगी होती हैं, जिसमें कि अधिक स्थायी पूंजी लगती है। लेकिन जो मानवीय श्रम होता है, मानवीय श्रम इतना महंगा नहीं होता इसकी अपेक्षा। ठीक है, और ना ही इसमें कोई चेंजेस करने होते हैं, तो इसलिए ये सस्ती पड़ती है आधुनिक और स्वचालित मशीनों की अपेक्षा। ठीक है, तो अगला है तकनीकी नवीनता, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है,
कोई व्यवसाय ऐसी स्थायी पूंजी का प्रयोग करती है जिसमें कि जल्दी जल्दी बदलाव करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। अन्यथा इसके विपरीत, जैसे कि कंप्यूटर और टाइपराइटर। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यवसाय ऐसी स्थायी पूंजी का प्रयोग कर रही है जिसको कि बार बार बदलना पड़ता है, परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उसको अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक चीज़ बार बार बदलनी है तो उसमें सीधी सी बात है ज़्यादा पूंजी लगेगी, ठीक है। और अगर कोई व्यवसाय है कि जो ऐसी स्थायी पूंजी की प्रयोग करती है जिसको बार बार बदलना नहीं पड़ता, तो उसको क्या होगा, उसको कम खर्चा होगा, ठीक है, उसमें कम पूंजी लगेगी उसकी। जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर दे रखा है और एक टाइपराइटर। तो जो कंपनी है जो कंप्यूटर का प्रयोग करती है, तो क्या होगा, कंप्यूटर को बार बार ग्रेड करते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिक खर्चा आएगा, हर टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर में आपने कहीं भी ज़्यादा अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं होता है, ठीक है। अब टाइपराइटर होता है जो कि एक सिंपल होता है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, इसमें कि कम पूंजी लगती है, इसमें कम खर्चा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कम स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी जो कंपनी टाइपराइटर का प्रयोग कर रही है। लेकिन जो कंपनी कंप्यूटर का प्रयोग कर रही है उसके लिए उसको अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें उसको बार बार कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना पड़ता रहता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो अगला है आपका विविधीकरण। इसका अर्थ एक स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से है, इसमें अधिक पूंजी लगती है। विविधीकरण का मतलब है कि अगर आप एक स्थान पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसी व्यवसाय के साथ साथ आप कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं एक व्यवसाय में क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और अब उसके साथ साथ ही आप चाहते हैं कि आप टाइपराइटर भी करें या स्पीकर्स कुछ भी और दूसरा भी करना चाहें, तो वो विविधीकरण कहलाता है। मतलब एक स्थान पर अनेक प्रकार की उत्पाद करने, ठीक है। तो अगर आप एक स्थान पर ज़्यादा चीज़ का उत्पादन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले से जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके अलावा आप एक और जोड़ेंगे तो उसका उत्पादन करने के लिए फिर उसके उपकरण का एकत्रण करना, ठीक है, उसके लिए वेयर हाउस, उसको इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए, कच्चे माल, पक्के माल, ठीक है, तो उसके लिए अनेक अलग से खर्चे हो जाते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि अधिक पूंजी हमारी लग जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने स्थायी पूंजी के प्रभावित करने वाले घटकों को देख लिया। अब अगला चलते हैं, अगला है आपका कार्यशील पूंजी की अवधारणा और इसको प्रभावित करने वाले इसके घटक। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। कार्यशील पूंजी वह इन्वेस्टमेंट है जो कि एक व्यवसाय में अल्पकालीन समय के लिए विनियोजित किया जाता है। मतलब सीधी बातों में, सीधी शब्दों में बताऊं तो कार्यशील पूंजी वह इन्वेस्टमेंट है जो कि छोटे समय के लिए किसी व्यवसाय में किया जाता है। मतलब कि एक समय होता है जो कि छोटा समय होता है, जैसे कि 1 साल। तो कोई अगर आपने किसी व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 साल के लिए, 1 साल से कम समय के लिए, तो वो क्या है, वो आपकी कार्यशील पूंजी है, ठीक है। तो 1 वर्ष से कम समय के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो क्या कहलाती है, वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब देख लेते हैं कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। पीछे हमने स्थायी पूंजी के देखे, अब हम कार्यशील पूंजी के घटक देख लेते हैं। तो पहला इसमें है व्यवसाय की प्रकृति, जो कि स्थायी पूंजी में भी पीछे था, सेम वही है इसमें भी, ठीक है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये प्रायः 2 प्रकार की होती हैं, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। पीछे मैंने बताया अगर आप निर्माणी व्यवसाय का करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कार्यशील पूंजी लगेगी और स्थायी पूंजी भी इसमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बड़ी होती है इसमें, क्योंकि उत्पादन करना पड़ता है। और व्यापारिक व्यवसाय अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कम कार्यशील पूंजी और कम स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बने बनाए वस्तुओं की क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। अगला है क्रियाओं का स्तर। कार्यशील पूंजी एवं क्रिया के स्तर में सीधा संबंध होता है। बड़े आकार की संस्थाओं के लिए अधिक और छोटी संस्थाओं के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये वही है कि आप किस स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं। अगर बड़े स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी और ज़्यादा ही स्थायी पूंजी भी लगेगा, और अगर आप छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो कम कार्यशील पूंजी और कम स्थायी पूंजी लगेगा, जो कि हमने पीछे अभी स्थायी पूंजी वाले घटकों में पढ़ा था, ठीक है। दोनों सेम है, ये व्यवसाय की प्रकृति और क्रियाओं का स्तर, ये दोनों सेम है। किससे, जो हमने पीछे पढ़े अभी स्थायी पूंजी में, स्थायी पूंजी में भी ये दोनों थे और इसमें भी हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं, अगला है व्यावसायिक चक्र। तो व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों से कार्यशील पूंजी की
आवश्यकता प्रभावित होती है। ठीक है, जो व्यावसायिक चक्र है इसके कुछ चरण है जिससे कि क्या होता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। तेजी काल में मांग बढ़ने के कारण उत्पादन व बिक्री में वृद्धि होती है, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत। ठीक है, जैसे कि तेजी काल चल रहा है, तेजी काल में क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मांग बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उत्पादन के स्तर बढ़ाने से क्या होता है कि उसमें अधिक कार्यशील पूंजी लगती है। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम उत्पादन बढ़ाएंगे उसके अनुसार ही हमारी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी, इसका मात्रा भी बढ़ता चला जाएगा। और इसी के विपरीत अगर मंदी काल चल रहा है, ठीक है, मंदी काल में क्या होता है कि मांग घट जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें उत्पादन को भी कम करना पड़ेगा मांग के अनुसार। ठीक है, तो जब मांग गिर गई तो हमने उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, और जब उत्पादन कम करा हमने तो क्या होगा कि कार्यशील पूंजी हमारी कम हो जाएगी, यानी कम आवश्यकता पड़ेगी हमें कार्यशील पूंजी की। ठीक है, तो ऐसे होता है। अगर तेजी काल है, तेजी काल से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन के बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारी कार्यशील पूंजी भी बढ़ गई। और इसी के विपरीत अगर मंदी काल है, मंदी काल में क्या होता है आपको पता है, मांग गिर जाती है, मांग के गिरने से क्या होता है, हमको अपनी उत्पादन कम करनी पड़ती है। ठीक है, उत्पादन कम करने के कारण क्या होता है, हमारी कार्यशील पूंजी भी कम हो जाती है, कम आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं, अगला है आपका मौसमी घटक। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं और कुछ साधारण होती हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ उत्पाद साधारण होते हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हो गया, ठीक है, सर्फ हो गया। ठीक है, और कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो कि मौसमी होते हैं। मौसमी का मतलब उन उत्पादों की आवश्यकता उसी मौसम में पड़ती है जिस मौसम के वो होते हैं। ठीक है, तो साधारण वाले की मांग निरंतर बनी रहती है, परंतु मौसमी उत्पाद की मांग केवल उसी मौसम में होती है, और उसकी तैयारी पहले से ही करके रखना पड़ता है ताकि मांग की पूर्ति हो सके। अतः इसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो साधारण मांग है तो वो तो साधारण ही है ही, क्योंकि वो डेली चलती रहती है, उसकी आवश्यकता हमें डेली होती है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो मौसमी होती है, जो मौसमी मांग होती है वो केवल उसी मौसम में उसकी मांग की जाती है। जैसे कि दियों की मांग कब की जाती है, दीपावली में। तो दीपावली एक मौसम हो गया दियों का। ठीक है, तो जब दीपावली आएगी तो पता है उत्पादकों को कि इस दिए की मांग बढ़ जाएगी या दिए की मांग हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जब दीपावली आएगी जब भी दिए को बनाएंगे, नहीं, पहले से ही बना के रखेंगे ताकि जब भी वो मौसम है तो लोगों को उसकी उपलब्धि करवा सकें। ठीक है, उनके मांगों की पूर्ति की जा सके। तो क्या करेंगे, वो एक महीने या 2 महीने पहले ही दिए बना कर रख लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अधिक खर्चा आएगा आपका, क्योंकि दिए बना तो लेंगे आप, लेकिन रखने के लिए उसमें अधिक खर्चा पड़ता है ना। 2 महीने अगर पहले बना रहे हैं आप तो 2 महीने तक आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो जो स्टोर करके रखने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला और लास्ट है आपका उत्पादन चक्र। इसका अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। यह समय जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी लगेगा। जो उत्पादन चक्र है इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु के यानी कच्चे माल को तैयार माल में बनने में, मतलब कच्चे माल से तैयार माल बनने में कितना समय लग रहा है उस समय से है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट को तैयार होने में कितना टाइम लग रहा है उस टाइम का है यहाँ पर। अगर वो टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कार्यशील पूंजी उसमें लगेगा, क्योंकि जो कच्चा माल है वो जब तक तैयार माल में परिवर्तित नहीं हो जाता उतने ही देर तक वो अर्ध निर्मित वस्तु में बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक प्रोडक्ट है, ये है आपका कच्चा माल। कच्चा माल सीधा तैयार माल में परिवर्तित तो होता नहीं है, कच्चे माल से पहले क्या होगा, अर्ध निर्मित माल। ठीक है, अर्ध निर्मित माल, जैसे इसका एक हाथ है, अभी एक हाथ बनाना है तो ये क्या है, ये अर्ध निर्मित है। और जब ये पूर्ण निर्मित हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण निर्मित होने के बाद ही तैयार माल होता है। तो जब तक आपका पूरा माल तैयार नहीं हो जाता वो किस में बना रहेगा, अर्ध निर्मित में पड़ा रहेगा। अर्ध निर्मित में पड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी कार्यशील पूंजी इसमें फंसी रहेगी, जिससे आपको और अधिक कार्यशील पूंजी इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आगे से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी वर्जन में पढ़ना चाहता है, हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो तो यहाँ पर ये आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा या आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और इससे पहले की एक्सरसाइज है जो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से इसके पहले की वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा, आपके अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।